हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हाफ वॉर। हाफ वॉर में मेरे साथ आज मौजूद हैं अताहर शकील साहब। तो शकील साहब से आज गुफ्तगू करेंगे शायरी के बारे में। आज बाबरा की सरज़मीं पे मौजूद हैं। तो शकील साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट शो में आए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप किसी शेर से शुक्रिया फ़हीम खान साहिब, आपने मेरे जैसे तालिब इल्म को अपने डिजिटल चैनल हार्फ कॉल में मदऊ किया, मुझे इस काबिल समझा। मैं सबसे पहले शेर से कबल आपको दुआ देना चाहता हूँ कि आप ये चैनल कामयाब हो, कामरान हो और आप दुनिया के तमाम शोरा के इसी तरह से पॉडकास्ट में बुलाकर इंटरव्यूज़ करें। जहाँ तक शेर की बात है तो मैं एक सिग्नेचर शेर जिसको आपने हुक्म भी दिया है जिसके लिए मैं पढ़ देता हूँ कि हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, मिजाज पूछने वाला कहाँ से लाओगे। ये अहद तुमसे अगर हो सके तो कर लेना, ये अहद तुमसे अगर हो सके तो कर लेना, हमारे बाद किसी का न दिल दुखाओगे। आपकी शायरी का मौज़ू क्या रहता है? देखिए, शायरी का मौजू, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत दिलचस्प है, लेकिन बहुत तफसील तरफ भी है। लेकिन अब अगर हम इसको तफसील में जाएंगे तो आपका जो ये प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि इसे एक सवायती ही नजर हो जाएगा। तो मैं कुछ उसूली इसका जवाब देना चाहूंगा। शायर दरअसल किसी एक टॉपिक का, किसी एक मौजू का पाबंद होकर नहीं रहता है। जो शायर होता है, शायद को या शायरी को कहा जाता है कि वो अपने समाज का, अपने मुआशरे का आईना होती है। शायरी, शायर उसका आईना होता है, जो देखता है वही दिखाता है। जो उसके तजुर्बात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, एहसासात होते हैं, उनको वो अपनी शायरी में ढालकर लोगों के सामने पेश कर देता है। लोगों की बातें बाल्फाज़े दीगर, लोगों की बातें लोगों को ही पहुंचा देने का काम शायरी है। तो शायद किसी एक मफ़हूम का या एक मज़मून का या एक थॉट का पाबंद नहीं होता, ना होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, कोई शायर ऐसा करता भी है, तो मैं नहीं समझता कि वो शायरी का हक पूरी तरह अदा कर रहा है। क्या आपका इशारा दरवाली शायरों का या दरबारी कवियों की तरफ? हाँ, ऐसा होता आया है कि दरबारी शोरा जो हुआ करते थे, वो आज भी क्या इशारे अबरू का के मुंतज़िर होते थे, नवाबीन के या सलातीन के या बादशाहों के, कि वो क्या चाहते हैं। वो कसीदा अगर चाहते हैं तो बस वो कसीदे ही लिखे दे रहे हैं। आज भी कह सकते हैं? आज भी कुछ लोग हैं या होते होंगे, मैं इसका तो जवाब आप खुल हाँ, के मैं बात खुल नहीं कर कर नहीं, पा रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि आज भी कुछ लोग हुए हैं, और आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप मीडिया के आदमी हैं। लेकिन बस ये है कि सच को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो हजम हो जाए। और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वाली बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को हम बोलेंगे या अपनाएंगे या करेंगे, कुछ ज़्यादती किसी भी चीज़ की बुरी होती है। कुछ जैसा कि आज अवेयरनेस का दौर है, मीडिया का दौर है। आज जानकारी अभी इस कमरे के अंदर कोई बात हो रही है और वो पूरी दुनिया में थोड़ी ही देर के बाद पहुंच जा रही है। तो ये ग्लोबल विलेज की शक्ल आज पूरी दुनिया ने इख्तियार कर ली है। तो इस वक्त कोई बात किसी से छुपी हुई तो है ही नहीं। तो मेरे जैसे कमजोर आदमी से एक ऐसी सच्चाई बुलवाना, फहीम खान साहब, मैं नहीं समझता कि ये पूरी तरह इंसाफ होगा। आगरा में इससे पहले आप कब आए? आगरा में इससे कल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद 8-10 साल तो कम से कम हो ही रहे होंगे। मैं वही बात करना चाह रहा था। जी जो हर साल आप आया करते थे, आज जी 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 हर 10 साल बाद आए। जी जी जी। तो वही बोल नहीं, लास्ट टाइम तो मैं अभी आया था 2 साल पहले, 2 साल या 3 साल पहले आया था। किसी चित्रांशी में चित्रांशी में तो काफी दिन हो गए, 8 साल हो गए होंगे कम से कम। ताज महोत्सव। ताज महोत्सव के प्रोग्राम में आया था। और देखिए, जी वहाँ बोल नहीं पाए। हाँ, बस वो हर जगह हर बात नहीं बोली रहती। ये- वही मैं कहना चाह रहा था कि 2017 के बाद यूपी में जी जी और 2014 से देश में जी जी ना शायर बोल पा रहा है, न कवि बोल पा रहा है, न कलमकार बोल पा रहा है, न सहाफ़ी बोल पा रहा है। जी, बस ऐसा है तो सही, लेकिन अब इसको कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। किसी ने कहा था, शायद बशीर बद्र साहब का है, क्या कोई गालिब का नाम ढूंढ देते हैं? डॉक्टर बशीर बद्र साहब का गालिब था। लेकिन कहते थे ये कि गालिब है।
कुछ तो मजबूरी रही आज गाली। नहीं, आजकल तो गालिब और इकबाल का एक दर्जा मिस यूज हो रहा है बस यूज होने के, कि अगर उनकी रूह जो है वो कब्र में होगी तो वो सर पीटती हुई बाहर निकलती होगी और फिर सर पीटती हुई अंदर चली जाती। ऐसे ऐसे जोक्स में उनका नाम का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी ऐसी बातों में हो रहा है कि बस अल्लाह मार प्लीज। सर तो जो हम कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है देश की, और लेकिन हम तरक्की कर रहे हैं, देख रहे हैं और हो भी रहे कि ऐसा नहीं, लेकिन कुछ चीजें हम पीछे छूटते जा रहे हैं, जैसे कि जो माहौल होना चाहिए उससे भी मुझे लगता है कि चीज़ों को तोला जाता है। आपके देश में, आपके घर में, आपके समाज में, आप माशरे में या ऑफिस में किस तरह का माहौल है, तो क्या वो खुशनुमा माहौल है, वो इससे कंपेरिजन कर सकते हैं? देखिए, होता ये है कि समाज में जो कुछ चल रहा होता है उसको पूरी तरह उसकी मंजरकशी एक शायर, आजाद शायर, एक सहाफी जो बहुत आजाद हो, वो कर सकता है और उसको करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि जहां सियासत हावी आ जाए वो तमाम शोबा है जिंदगी पर, तो वहां अगर सहाफी भी खामोश हो जाएंगे, शायर भी खामोश हो जाएंगे, तो फिर कैसे सच दुनिया के सामने आई। तो लिहाजा इस पर राय अगर देनी चाहिए तो अपोजिशन को देनी चाहिए कि क्या वाकईतन ऐसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है, या है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ गालिब ने कहा था, देते हैं बंद धोखा ये बाजीगर खुला। तो बेहतर राय तो सियासी मामलात पर अपोजिशन को देनी चाहिए, शोरा हजरात को अपना काम करना चाहिए। शायद दरअसल अपने तौर पर सियासत की बारीकियों को अपोजिशन के सिवा सियासतदानों के बगैर नहीं देख सकता, न बयान कर सकता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन उन बारीकियों को निकाल कर लाए, उन हकायक को उजागर करे। लेकिन मुझे लगता है कि शायर और कवि भी मुझे लगता है तो ये काम करता है, लेकिन पहले अपोजिशन को खुलकर वो बातें बतानी होती हैं, फिर शायर उनकी बारीकियों में पहुंचा देता है, शायर उनको वो ज़बान और बयान दे देता है उन बातों को कि जो खूबसूरत भी होती हैं, और बात से दीगर आप ये कह सकते हैं कि वो जैसे कड़वी चीज को किसी मीठी चीज में लपेट कर दे देते हैं, जैसे कुछ दवाएं मेडिसिन ऐसी होती हैं कैप्सूल की शक्ल में दे दी जाए। एलोपैथिक कहता है, होम्योपैथिक कह सकते हैं। जी बोलिए। जी, मीठी गोली नहीं, वो सुने, वो नहीं तो धोखा होता है तरह का, वो तो बच्चों के लिए होता है, बहलाने के लिए, उसके टेस्ट को अच्छा कर देते हैं। लेकिन वो कैप्सूल की शक्ल मान लीजिए आप, कि उसमें जो दवा भरी हुई होती है, अगर वो बिना कैप्सूल के, बिना उस खोल के लेंगे तो वो नीचे भी नहीं उतरेगी शायद। तो शायर जो है उसको खूबसूरत करके बयान कर देता है, और इस तरह बयान कर देता है कि वो बात उसी वक्त की नहीं रहती बल्कि आने वाले जमानों की भी बात सकता है। मुझे लगता है कि आपकी जमात का आदमी विपक्ष है, वो तो बोलता है शायरी। देखिए, मैं उसके ताल्लुक से क्या कहूँ कि बात बस वही है कि उसको भी वही बोलना है जितना बोलने की इजाजत है, और अगर उसके बोलने से जिनके खिलाफ बोल रहा है उन्हीं को फायदा हो रहा है तो ये बोलना कोई बोलना नहीं। आज हालात ये हैं कि ये सोचा जा रहा है कि अगर हम खामोश रहें तो फिर इसका फायदा किसको, और अगर हम बोलें तो क्या बोलें, और अगर हम वही बोल रहे हैं कि जिसके खिलाफ बोलना है और उसका फायदा भी उसी को मिल रहा है तो ये बोलना कोई बोल रहा है। सो कहते हैं कि मोहब्बत इस दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा पड़ती है। मोहब्बत के बिना कुछ, सो मोहब्बत पर कुछ शेर सुनाती है। मोहब्बत पर कुछ शेर मुलाजा करें कि चाहत को जिंदगी की जरूरत समझ लिया, चाहत को जिंदगी की जरूरत समझ लिया, अब हमको हमने तेरी इनायत समझ लिया, और रेशम से नर्म लहजे के पीछे मफाद था, इस ताजरी को हमने शराफत समझ लिया। सर पाकिस्तान और इंडिया के शायर बड़े पहले इंडिया और पाकिस्तान आया जाया करते थे, कुछ सालों से पाबंदी लगी, फिर बीच में हटी, फिर अब माहौल फिर ऐसा हो गया। तो
क्या लगता है कि ये फिर दोबारा से एक मंच पर बैठेंगे तभी? हाँ, देखिए हमेशा अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को मुस्बत रखना चाहिए, पॉज़िटिव रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जंगी हालत हो, जुनून हो, आतंकवाद हो, दहशतगर्दी हो, वो एबनॉर्मल हालत होती है, नॉर्मल हालत नहीं है कोई। और दुनिया एबनॉर्मल हालत को बहुत दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत दिन उसके साथ नहीं चल सकती। हमेशा अमन को लड़ाई पर, झगड़े पर, जंग पर फ़ौक़ियत हासिल होती ही है। हमेशा टेबल पर मसले हल होते हैं। हमेशा लोगों को मोहब्बत के साथ, अमन के साथ या मोहब्बत और अमन की हालत में ही वापस आना होता है। हमेशगी जो है वो मुस्बत चीज़ों को है, मनफी चीज़ों को नहीं। पॉज़िटिव चीज़ों को है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं। तो आज अगर नफ़रत है, तो कल वो नफ़रत नहीं रहेगी। हमेशा मोहब्बत को ही रहना है। हमेशा नॉर्मल हालत को ही रहना है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आज जो हालात हैं, कल इंशाअल्लाह बदलेंगे। सब लोग फिर मिलकर साथ बैठेंगे, फनकार भी साथ होंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस दिन ये सियासतदान बैठ जाते हैं, उसी दिन से माहौल बदल जाता। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ किसी मुल्क में चले जाते हैं, उसी दिन से उस मुल्क से हमें मोहब्बत होने लग जाती है। हम लोग उसका चर्चा करने लग जाते हैं। और अगर सियासत ही किसी मोहब्बत के ताल्लुक के दरमियान हायल हो जाती है, तो उसी दिन से हम सब लोग वही बात कहने लग जाते हैं कि जो हमारी सियासत कम समझा रही होती है। और ख़ास तौर से आपका ये मीडिया की तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इसको। अच्छा, मैं आपका पूरा बायोडाटा देख रहा था, उसमें बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ आप हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए या शत्रुघ्न सिन्हा हुए, सुनील शेट्टी है, बिंदास साहब भी है, शायद नहीं लगता है। बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो इस शायरी के बारे में इनका क्या थॉट्स रहते हैं? इनका मैंने करीब से इनको देखा। दिलीप साहब के साथ भी? जी, जी, जी। ज़रीर साहब तो खुद अपने आप में भी शायर थे, लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने शेर कहकर अपने नाम से छपवाए नहीं या मुशायरों में अपने नाम से पढ़े नहीं। उनको शायरी की जितनी समझ थी, उतनी ही मौसीकी की। क्या तो उनके शेर किसने पढ़े थे? नहीं, वो मतलब शायरी को इतना समझते थे कि वो जब चाहते शायरी करने लग जाते। जब चाहते शेर कहने लग जाते। लेकिन जी, दिलीप साहब, लेकिन वो इस तरफ नहीं आए। दिलीप साहब की ख़ास बात ये है कि उनको एक्टिंग का मतलब किंग कहा जाता है, एक इदारा कहा जाता है, इंस्टीट्यूट कहा जाता है। यानी मेथड एक्टिंग का वो शख्स एक इंस्टीट्यूट था। उनको 1948 से हॉलीवुड में पढ़ाया जाने लगा था कि मेथड एक्टिंग इस तरह से की जाती है। एक्टिंग जहाँ सिखाई जाती है, एक्टिंग के स्कूल है जैसे हमारे यहाँ पुणे में है, तो इसी तरह से हॉलीवुड में, अमेरिका के अंदर दिलीप साहब की फिल्में दिखाकर एक्टिंग सिखाई जाती थी, पाई जाती थी हॉलीवुड में। उनके अपने यहाँ बाद में शुरू हुआ, किसी एक्टर को लेकर आए दूसरे को, उसका नाम मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा। दिलीप साहब पहले उनके यहाँ पढ़ाए जाने लगे, पहले उनके यहाँ दिखाए जाने लगे। हमारे नहीं पढ़ाया है। हमारे यहाँ नहीं। सब तो दिलीप साहब तो कुछ खुदादाद थे ना। दिलीप साहब तो किसी इंस्टीट्यूट से फारिग होकर नहीं आए थे, कहीं सीख कर नहीं आए थे। तो दिलीप साहब तो खुदादाद थे। और जो चीज़ किसी को ऊपर वाले से गिफ्ट मिलती है, अपने पालनहार से, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है किसी से। तो दिलीप साहब को जितनी जानकारी या जितना वो कमांड रखते थे एक्टिंग पर, उतना ही वो मौसीकी की भी जानकारी रखते थे। म्यूजिक की जानकारी भी उनको इतनी थी, रागों की, और उतनी ही वो शायरी की भी जानकारी रखते। और दिलीप साहब को ये समझ लीजिए कि एक से ज्यादा नहीं बल्कि 5-6 जबानों से भी ज्यादा जबानें जानते थे। जिस डायरेक्टर से के साथ वो काम करते थे, चाहे वो तमिल का हो या मद्रासी का हो, कि कहाँ जिस डायरेक्टर से के साथ भी उन्होंने काम किया, उसकी लैंग्वेज सीख लिया करते थे। दिलीप साहब को इतनी जबानों पर भी उबूर हासिल था, कुदरत हासिल थे। खुद अमिताभ बच्चन साहब ने अपने केबीसी के अंदर कौन बनेगा करोड़पति में इस बात को खुद हमारे दिलीप साहब से अमिताभ जी के साथ भी आप थे? जी, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी उनका ताल्लुक जी, इलाहाबाद से है। जी, इलाहाबाद से है और उनके फादर खुद बहुत बड़े कवि थे। तो वो तो हमारे मुशायरे में तशरीफ लाए थे अमिताभ बच्चन साहब, और उन्होंने अपने फादर की जो मधुशाला है वो उन्होंने हमारे माइक पर सुनाई थी। मैं ही उसकी निजामत कर रहा था उस प्रोग्राम की। तो जब हम उनको इनवाइट करने के लिए उनके घर गए, तो उनके खुलूस से, उनके डाउन टू अर्थ होने से इतना मुतासिर हुए हम कि बयान नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी शख्सियत हमें लेने के लिए, वो जब वो रिसीव करने के लिए आए तो उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला अपने हाथ से।
और फिर हमें जब सी ऑफ कर रहे थे तब भी खुद आए वो नीचे तक। हालांकि उनके घर की उस दिन लिफ्ट खराब थी, तो वो जीने से ही उतरे और फिर जीने से ही वापस गए अपने मुलाजिमों से कहते हुए कि आपने लिफ्ट सही नहीं कराई ये तो। और हुआ क्या कि हम लोग बिना फोटो से बगैर फोटो खिंचवाए हम वहां से वापस आ रहे थे, क्योंकि हमें फोटो खिंचवाने में कुछ याद भी नहीं रहा उनका फलूस को। अपने हाथों से उन्होंने चाय बनाई, चाय हमने सब जी 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 चाय बना के उन्होंने सर्व की, बहुत अच्छी। तो वो उसके साथ साथ बिस्किट वगैरह जो रखे थे और सब चीजें थी, तो अपने हाथों से दे रहे थे। और वो इतनी प्यारी इतनी सलीस उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो हाँ कि लगता ही नहीं था कि वो खुद भी शायर नहीं है। हम ये समझ रहे थे कि हम एक शायर के पास ही बैठे हैं। और इस तरह बेतकल्लुफी से मिले कि बस वो मिसाजी शख्सियत थी, इसमें कोई गहराई नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं पिताजी के साथ जाया करता था प्रोग्राम में, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों पे, जब मैं छोटा था। और उन्होंने फिर हिसाब लगा के बताया कि शायद ये मैं 50 साल के या कितने 55 सालों के बाद किसी मुशायरे में ही आऊंगा। मैंने देखा था वो, जब उन्होंने किसी जिसपे मुशायरे ने इसको मंसूबा वो पढ़ा। जी 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 हमारी मुशायरे में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर आपके प्रोग्राम में, और मुझे खुद मैं देखना चाहता हूँ कि अब मुशायरे कैसे हो गए। जब वो आए तो देखकर हैरत में रह गए कि इतने शानदार और इतने ज़बरदस्त इंतजाम अब मुशायरों में होने लगे। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी प्रोग्राम में चले गए हों या इंडस्ट्री के किसी प्रोग्राम में चले गए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के ही इतने अच्छे प्रोग्राम हो सकते जिस मुशायरे में तशरीफ लाए। बहुत शानदार मुशायरा था, वो खुद उन्होंने मधुशाला पढ़ते सुनाई और प्रोग्राम की इज्जत को, प्रोग्राम के वफा को। और बहुत सारे एक्टर्स हैं। जी नसीरुद्दीन शाह साहब भी, हाँ, शाह साहब भी खुद अब हम देख जी इंस्टीट्यूट की वो भी इतने अपने के इदारा हैं। और उनके ताल्लुक से खुद अमिताभ बच्चन साहब का ये कहना है कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बॉलीवुड नसीरुद्दीन शाह दी सिंगल एक्टर मानती है। और अच्छा एक मरतबा ये हुआ, मुझे अच्छी बात याद आ गई कि जब दिलीप साहब की किताब लॉन्च हुई, बायोग्राफी उनकी, तो उस किताब के लॉन्च में हम भी शामिल थे। ग्रैंड हयात वाले में होटल है प्रोडेंस स्टार में, वहाँ उसको रिलीज किया जा रहा था, उसके खिलाफ रस्मी तरह था। तो हम भी वहाँ गए, तो मीडिया के लोग थे, लाइन से कैमरे लगे हुए थे होटल में एंट्रेंस पर ही। तो एक मीडिया के किसी आदमी ने उनसे ये पूछ लिया कि भैया अमिताभ साहब आपके बालों से ये कहा जाता है कि आप दिलीप साहब की नकल करते। तो वहां तो शामनों ने जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन वहां आने के बाद जरूर दिया। और उन्होंने ये जवाब एक दो जगह और भी दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि अगर मैं उनकी नकल करने में कामयाब हो गया तो समझ लीजिए कि मैं कामयाब हो गया। अगर आप मानते हैं कि मैंने उनकी नकल कर ली तो मैं कामयाब। तो ये उनका डाउन टू अर्थ होने की बात है, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को इज्जत देने की बात। तो ये बड़े अजीम लोग हैं, ये बज़ाहिर जैसे दिखाई देते हैं। फिल्मों को उन्होंने अपने प्रोफेशन के तौर पर, या उनका वही कारोबार पेशा वही है, लेकिन अंदर से वो क्या हैं उनसे मिलने के बाद एहसास होता कि वो कितने काबिल हैं, कितने सुलझे हुए हैं, कितना उनका मुताला है, स्टडी है, कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये बयान नहीं किया जा सकता। बेहतरीन से एक शायरी सुना दीजिए। शायरी आप जो कहें वो सुना दें। मोहब्बत ही है सर, मोहब्बत से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। एक मतला और दो तीन शेर हाजिर करता हूँ ये पर वाले। याद तेरी बड़ी शर्मीली है, तब आई है। याद तेरी बड़ी शर्मीली है, तब आई है। याद तेरी बड़ी शर्मीली है, तब आई है। जब ये देखा है अकेला हूं मैं,
तन्हाई है, जब ये देखा है अकेला हूँ मैं, तन्हाई है। ये शेर भी मुलाजा फरमाए कि उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं आंसू मेरे, उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं आंसू मेरे, उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं आंसू मेरे, एक मुद्दत में दुआ मेरी असर लाई है, एक मुद्दत में दुआ मेरी असर लाई है। ऐसी मीनिंगफुल शायरी है, शेर जो भी अदब क्या आगे चलेगा, जो क्लासिकल शायर, क्लासिकल लिखने वाले जो लोग हुआ करते थे या हैं, आप हैं, ये आपके बाद की जो नस्ल है, क्या आप देख पाएंगे कि वो ऐसा कुछ कर पाए? क्योंकि जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं वो सारा सोशल मीडिया पे आ गया जी, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे सारी चीज, तो क्या लगता है आप? जी देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी। फैशन को आप देखते हैं कि दिलीप साहब के जमाने में, राज कपूर साहब के जमाने में वो ढीली ढीली पैंटें होती थी, तो ढीली ढीली शर्ट्स होती थी। हमने अपने बचपन में देखा कि लोगों ने फिटिंग की पैंटें पहननी शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन साहब का दौर था, मिथुन चक्रवर्ती थे, और भी बहुत सारे उस एरा के लोग। तो लोगों ने कहा कि वो तो बड़ा अजीब सा फैशन था, पुराना वादा भी ढीली ढीली पहनते और वो हिल रही है। लेकिन हमारे सामने सामने वो दौर फिर बदला, और फिर वो बैगी की शक्ल में पहनते आ गई, उसको बैगी का नाम दे दिया, वो फिर वो ढीली पहनते आ गई। तो जमानों को गर्दिश मिलती रहती है, और जो दिन रात का नज्म चला रहा है, जो सूरज को सुबह मशरिक से उगाता है और फिर मगरिब में उसको गुरूब कर देता है, फिर वही अगले दिन सुबह को मशरिक से उस सूरज को निकाल देता है। जमीन गर्दिश दे, जमीन जो है वो गर्दिश में है दिन रात। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज हमेशा अपनी जगह पर नहीं रहती, हरकत में है ये कायनात पूरी। कैसे सब कोई काम चल रहा है? बिल्कुल, अच्छी शायरी भी इस वक्त भी चल रही है। बस फर्क इतना हुआ है कि पहले लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि इल्म तो बढ़ा है, पहले कम लोग पढ़े लिखे होते थे, एक बस्ती में कोई कोई ग्रेजुएट होता था, अब हर घर में तकरीबन ग्रेजुएट निकल आता है, कोई कोई घर बचता है। फर्क क्या हो रहा है कि लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई, लोगों के शौक बदल गए, लोगों की मसरूफियात बदल गई। आज लोग मोबाइल पर सैकड़ों चैनल, हजारों गेम्स हर वक्त मौजूद हैं। बच्चा शायरी सुने, स्पोर्ट्स देखे, या जीके की तरफ जाए, या अपनी पढ़ाई उससे करना चाह रहा है मोबाइल से, क्या क्या नहीं है मोबाइल के ऊपर जो उसका अवेलेबल नहीं है। तो शायरी में भी जहां बुरी शायरी सामने आ रही है, वहां अच्छी शायरी भी सुनी और पढ़ी जा रही है। आज जितने अच्छे मुशायरे ऑडिटोरियम में हो रहे हैं, तो उसमें 90% शायरी ही सुनी जा रही है। तो क्या शायरी मुआशरे पे असर डालती है? बेशक करती है, शायरी दिलो दिमाग को तब्दील कर देती है, और जब दिलो दिमाग इंसान के तब्दील हो जाते हैं, मुसख्खर कर देती है, तो दिलो दिमाग के साथ ही माशरा और समाज भी तब्दील होता है, नशो नुमा बातें तब्दील होते हैं। कोई चीज भी अपने मरकज पे नहीं रहती है। कल जो माहौल था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। कल जो जमाना था आज नहीं है, आज का जमाना कल नहीं रहेगा। तो हमें हर वक्त पूरी उम्मीद रखना चाहिए, जब वो जमाना नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। अच्छी शायरी, जिसको आप क्लासिकल शायरी का नाम देते हैं, वो या रिवायती शायरी कहते हैं, तो जिद्दत और रिवायत का संगम आज ही लिए हुए शायरी मौजूद है। अब कोई जमाना ऐसा नहीं रहा कि जब जिद्दत और रिवायत ने एक साथ मिलकर काम न किया हो, एक साथ शायरी में न ठहरी। आगे भी ढकते रहेंगे। सर आपका पसंदीदा शायर? मेरे पसंदीदा शायरों में बहुत से नाम हैं, लेकिन अगर 3 नाम लिए जाएं को कहेंगे आप,
होता क्या है कि जब आप 3 से आगे जाते हैं कि पसंद के 10 नाम बताएं, तो दुश्वारी आ जाती है कि मैं जिसको अपना अच्छा बता रहा हूं, दूसरा उसको कहेगा नहीं फला दीजिए। तो सबसे पहले तो उर्दू शायरी के हवाले से हमें मीर तकी मीर को अच्छा मानना ही पड़ेगा, और वो अच्छे थे। खुदा सुखन का उनको किताब भी मिला हुआ था। दूसरे नंबर पर फिर गालिब आ जाते हैं, फिर इकबाल आ जाते हैं। तो इन 3 को छोड़कर अगर पसंद करना है किसी को तो किया जाएगा। इकबाल को छोड़ दिया जाए, जी मीर तकी मीर और गालिब आज यहाँ से जी, दोनों जिन्हीं की पैदाइश थी। की पैदाइश थी। जी। आगरा में शायरी खत्म होकर कम आप है आप हैं, जी, लेकिन आप जैसे लोग नहीं हैं यहाँ। ये आपका आप आ रहे हैं सुनाने के लिए, जी जी जी। लेकिन अतहर शकील आगरा में पैदा नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि वक्त जो है ना, वो कभी किसी शहर का हो या किसी कौम का हो, कम्युनिटी का हो या किसी इंसान का, वो एक जैसा नहीं रहता। इसी शहर आगरा ने, इसी सरजमीन ने मीर वालिद को पैदा किया। तो आज अगर अच्छे लोग कम आ रहे हैं तो आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आएंगे। सर आपने मीर तकी मीर गालिब का नाम लिया, लेकिन नज़ीर को आप क्यों भूल गए? नहीं, नज़ीर भी अपनी जगह अमल है, लेकिन बात ये थी कि नज़ीर को हम नज़ीर के बगैर शायरी को मान लेंगे लोग, लेकिन गालिब और मीर के बगैर नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? चूंकि उन्होंने जो शायरी में जिद्दत, मतलब मैं क्या कहूं कि शायरी, उर्दू शायरी गालिब और मीर से हटाने के बाद में बिल्कुल अधूरी सी दिखाई देती, और ये नाइंसाफी होगी। उन्होंने उस वक्त में उर्दू शायरी में जो काम किया है वो आज तक चल रहा है, आज भी उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। सर क्या आपको लगता है, या मैं तो महसूस करता हूँ कि शायरी हो या मंच हो, कवि और शायर क्या बढ़ गए हैं? नहीं, शायर और कवि बिल्कुल नहीं बटे हैं, लेकिन सियासत की ये कोशिश है कि बट जाएं। ये बटे नहीं है और न कभी बटेंगे। जैसे ही हालात हों सही होंगे, इंशाअल्लाह अजीज मोहब्बतों का वक्त आएगा, ये फिर साथ साथ होंगे। आज भी साथ हैं, कुछ हैं 1000 में कोई एक दो, तो उनकी कहीं गिनती नहीं होती, ना उनको सीरियस लेना चाहिए। उनकी मजबूरियां भी हैं, उनके मफादात भी हैं, और ऐसा हमेशा हर दौर में रहा। कुछ शायर दरबार में होते थे, बादशाहों के खास होते थे, तो वो आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे, आने वाले ज़मानों में भी रहेंगे। सबके दिल दिमाग अलग, सबकी सोच अलग, सबके अंदर जो जज्बात और एहसासात हैं वो भले ही एक जैसे हों, लेकिन उनका लेवल तो अलग अलग हो सकता है। सर थोड़ा वो खप करने से करीब कोई अच्छी सी शायर के साथ इसे खटो करेगा। अच्छा, आप अच्छी तो आप ही समझेंगे कौन सी। आपके दिल के करीब जो, देखिए ऐसा होता है कि जैसे जो भाभी को सुनाते हैं वही सुना। अच्छा, वो मैं आपको सुना देता हूँ, हालांकि वो गाने बनते हैं लेकिन उस पर आपका हम गाने सुनते ही सुनते हैं। चूंकि एक मरतबा एक शायर से ये पूछा किसी ने कि इस शेर का मतलब समझ में नहीं आया, तो उन शायर ने ये जवाब दिया कि देखो ऐसा है कि मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर यही सवाल मेरी बेगम मुझसे पूछती तो मैं ये कहता कि जैसे कभी कभी तुम सालन में नमक डालना भूल जाती हो या मसाले डालना भूल जाती हो, जायका डालना भूल जाती हो, ऐसे हम भी कभी कभी शेर में माना डालने भूल जाते हैं कि इसके क्या मुआनी मतलब और माना है। तो मैं 2-3 शेर आपकी समाज का नलवा किए देता हूँ, मुलाजा फरमाए। जुदा होता मैं उन आँखों से काजल छोड़ आया था, जुदा होता मैं उन आँखों से काजल छोड़ आया था, खिजा की रुत में उन झीलों को जल थल छोड़ आया था, बरस कर चंद ही लम्हे वो रुखसत हो गया होगा, बिछड़ते पल में उन आँखों में बादल छोड़ आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शानदार, आप हमारे इसके लिए आएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने
मेरे जैसे तालिब इल्म को अपने चैनल में बुलाया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की फरमाए, और आप इसी तरह हक व इंसाफ की आवाज़ बनकर दुनिया में अपना और अपने चैनल का नाम रोशन करें। शुक्रिया।